नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। हरियाणा की राजनीति में थोड़ा बहुत अब घुमाव शुरू हो गया है। कांग्रेस सड़कों पर उतरने लगी है। बीजेपी किसानों को लेकर परेशान है और कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति भी कर रही है और वो कोई मुद्दा ऐसा गंवाना नहीं चाहती कि उस जिसे भुनाया ना जा सके। यानी कि मेरा कहने का भाव ये है कि अब कांग्रेस सक्रिय है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला या कांग्रेस के अन्य लीडर, सभी जमीनी धरातल पर सक्रिय हो गए। करनाल में नीलोखड़ी विधानसभा सीट पड़ती है, वो है आरक्षित। अब चूंकि विधानसभा चुनावों का समय हालांकि बहुत दूर है, लेकिन जो कांग्रेस की टिकट पर चाहवान नेता हैं वो अभी से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि अभी से तैयार कर रहे हैं। यानी कि गांवों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, समारोह में भाग ले रहे हैं। हालांकि एक साल कोरोना ने इन नेताओं का व्यर्थ कर दिया, घर में दुबके रहे, चाहे वो बीजेपी के लीडर हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अन्य दलों के हों। लेकिन अब दूसरी जो कोरोना की लहर समाप्ति की हो रहा है, अब लीडर घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम मिलने जा रहे हैं, आपकी मुलाकात करवाएंगे और वो काफ़ी एजुकेटेड है, बताते हैं। उनका नाम है प्रोफेसर राजेश वैद। हालांकि प्रोफेसर राजेश वैद का नाम जो है वो कोई नया नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सिरसा के अंदर अशोक तंवर के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बाद इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी कालाबाली से लड़ा और ये दोनों चुनाव उन्होंने 2009 में लड़े। सिरसा यूनिवर्सिटी में 16 साल तक इन्होंने नौकरी की और फिर उसके बाद इन्होंने बीएसपी से जब इनको टिकट मिला सिरसा लोकसभा से, कांग्रेस के अशोक तंवर के खिलाफ लोकसभा का, तब उन्होंने नौकरी जो है छोड़ दी। और हालांकि यह भी बड़ी अचरज की बात रही कि पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और प्रोफेसर राजेश वैद की झोली के अंदर 1 लाख वोट आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। कड़ी मेहनत का फल होता है, लोग ऐसे नहीं जुड़ते आपके पास। हालांकि पार्टी का कैडर तो साथ होता है, लेकिन खुद की मेहनत भी होती है। बिना खुद की मेहनत के बलबूते पर आप कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। इसके बाद ये हुड्डा साहब के संपर्क में आए और हुड्डा साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की और उस समय के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान वो खुद ज्वाइनिंग के वक्त मौजूद थे। इसके बाद प्रोफेसर राजेश वैद 2014 में हुड्डा साहब ने, यानी कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने, इन्हें हरियाणा लोकसभा आयोग का सदस्य बना दिया। एजुकेटेड थे इसलिए अच्छा पद मिला और हरियाणा लोकसभा आयोग का सदस्य बनने के बाद इन्होंने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मतलब तैयार करनी शुरू कर दी। इन्होंने हाईकमान से या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की बात की तो इन्हें कहा गया हाईकमान की ओर से कि वह नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र में अगले चुनावों के लिए तैयार है। आज राजेश वैद जी हमारे साथ हैं। पढ़े लिखे पर्सन जो है वो राजनीति में बहुत कम आते हैं, अगर आते हैं और सफल हो जाते हैं तो लोगों का भला जरूर करते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो बिल्कुल पॉजिटिव होती है। तो राजेश जी, स्वागत है आपका सबसे पहले राष्ट्रीय खबर टीवी पर। आप ने लोकसभा का बीएसपी का चुनाव लड़ा और फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आपने सिरसा की ही कालावाली से 2009 में आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ लिया। इसके बाद आप कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ज्वाइन करने का मतलब क्या था? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय खबर के सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 2009 में मैं प्रोफेसर था और मैंने डबल डॉक्टरेट किया, तो मन में एक भाव था कि समाज के जो दबे कुचले जो वर्ग है, जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती प्रॉपर, तो हमने वहाँ पर एक स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम शुरू किया कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। तो ये मैंने देखा, जब धीरे धीरे हम सामाजिक जीवन में प्रवेश किया, लोगों से मिलना जुलना किया, तो धीरे धीरे एक बात समझ में आई कि यदि आप बहुत व्यापक स्तर पर समाज के निचले तबके का भला करना चाहते हैं,
समाज के उस व्यक्ति का भला करना चाहते हैं जिसको न्याय नहीं मिल पाता, जिसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो आपको राजनीति में आना चाहिए। तब मैंने अपने जो साथियों के साथ विचार विमर्श किया और राजनीति में आने का मन बनाया। वैद साहब, हुड्डा साहब क्यों अच्छे लगे आपको? देखिए, हुड्डा साहब उस समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुझे उनमें एक अच्छी बात ये लगी कि वो बहुत विनम्र, बहुत हम्बल है और प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़े प्यार से सुनते हैं, उसकी बात को बड़ा मानते भी हैं, और अगर आप पॉजिटिव कोई उनको सजेशन देते हो तो वो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। और उनके मन में एक भाव ये रहा, जब उनको पता लगा कि मैं डॉक्टरेट हूँ, प्रोफेसर हूँ और वाल्मीकि समाज से आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने समाज का भला कीजिए, राजनीति में आइए आप और हमारे साथ जुड़िए। और उन्होंने मुझे मौका भी दिया। 2014 में उन्होंने मुझे हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपसे चावला साहब, कि पहले मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने लोक सेवा आयोग में वाल्मीकि को मेंबर बनाया। उससे पहले कभी हुड्डा साहब से पहले कोई वाल्मीकि इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। तो उन्होंने हमारे उस समय अपने ज्ञान सोता जी थे, वो चेयरमैन बनाए, वाल्मीकि समाज से आते थे। मुझे बनाया, बिलान साहब को बनाया। तो अच्छा, अब आप नीलोखड़ी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, आप दौरे कर रहे हैं गांवों के, पिछले काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, तो ये कोई इशारा है हाईकमान का या हुड्डा साहब ने कहा होगा? देखिए, राजनीति में मैं करनाल से आता हूँ, तो हुड्डा साहब को पता ही है कि मैं करनाल से आता हूँ। तो मुझे कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए। तो मेरा क्षेत्र करनाल है और करनाल में एक ही आरक्षित सीट है नीलोखड़ी में, तो मेरा यहाँ पर स्वाभाविक है, मेरा हक बनता है यहाँ पर। दावेदार तो नीलोखड़ी विधानसभा में कई हैं, कई कांग्रेस के लीडर पीछे लगे हुए टिकट के लिए। जी, देखिए, एक डेमोक्रेसी है और कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, कोई भी आए, कोई भी, वो तो भविष्य तय करेगा। अक्सर रजत साहब, बड़े नेताओं की जुबान फिसल जाती है और कई बार झूठे हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, दलील दी जाती है, चलो इस बार तुम रहने दो, अगली बार कोई इस तरह की आपके साथ मतलब हो तो फिर क्या मतलब किस तरह का फिर आप एक्सप्रेशन करेंगे? देखिए, अभी ये तो बात भविष्य की है, मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, तो ये तो भविष्य तय करेगा और नीलोखड़ी जनता तय करेगी। मतलब हुड्डा साहब पे विश्वास है आपको, टिकट जरूर मिलेगी? देखिए, ये तो हुड्डा साहब के हम सिपाही है और कांग्रेस की भी सिपाही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और लोगों ने चाहा, लोगों को प्रेम मिला तो जरूर। यही कहा जा रहा है कि यदि उनकी चली तो जरूर मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हुड्डा साहब जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, और कुमारी शैलजा जी हमारी प्रधान है, तो बड़े अच्छे से चल रहा सब। अच्छा राजेश जी, नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र जो है वो लगभग आप समझो कि नीलोखड़ी की बजाय तरावली ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है, या पहले नहीं था, अब हुआ है। हालांकि जय सिंह राणा जी एमएलए थे, 4 बार रहे वो तरावली के निकटवर्ती गांव नडाना में। फिर आपके सिद्धपुर साहब, धर्मपाल सिद्धपुर जी, वो अब दिवंगत हो गए, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी कुछ कराया। फिर कबीर पंथी जी रहे 5 साल, वो उन्होंने भी काफ़ी विकास करवाया। तरावली का तो मैं खास तौर पे कहूँगा। तो एक कई समस्याएं नीलोखड़ी की, जैसे सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी संस्थान है, जिसको प्रेस बोलते हैं, प्रेस कॉलोनी साथ लगती है, वो बंद पड़ा है। वो अगर वो चल जाए, लाखों लोग, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। हमें क्या पता नहीं उनकी नौकरी वगैरह का क्या हुआ, हमें पता नहीं है, लेकिन कुल मिला के संस्थान मतलब बंद पड़ा है। तो इस तरह के प्रयास राजनीतिक क्यों नहीं करते? देखिए, जो प्रेस मेरे भी संज्ञान में एक चीज़ आई है, और इस चीज़ को हमारे जो माननीय सांसद जी है भाटिया जी, उनको ये बात लोकसभा में रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक केंद्र का विषय है। और विधानसभा में जो हमारे यहाँ से जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि है, उनको भी बात अपनी विधानसभा में उठानी चाहिए कि जब तक विधानसभा में और लोकसभा में हमारे जनहित के मुद्दे नहीं उठेंगे तब तक उनका विचार नहीं होता है। राजेश जी, मंडी नीलोखड़ी में बनी हुई है, लेकिन व्यापार अब यहाँ नहीं है। एक छोटी सी गोल मार्केट है, मतलब बिजनेस यहाँ बहुत कम होता जा रहा है। और जो भी विधायक बना वो हमेशा यही आश्वासन देता रहा कि अब की बार अगर हम आए तो एक बहुत बड़े उद्योग की स्थापना होगी, ये स्थापित करेंगे, वो लाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपके मन में है कुछ नया करने का? देखिए, अभी तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा, लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल जो व्यू है, मेरा मानना है कि
अगर आपके पास एक विजन है, हम्म, आप उस विजन को लेकर आगे आए, हम्म, तो मेरा ये है कि मैंने देखा कि यहाँ पर बड़ा वेल प्लान सिटी है, नीलोखेड़ी भी है, 7 लगते हल्के बड़ा हमारा मेरा ये गृह क्षेत्र है। मेरे मामा जी यहाँ पर सामरी गांव से है, गोंदर मेरी दादी है, हम्म, मेरी सिस्टर है जंजड़ी में, नीलोखेड़ी में। हम्म, तो सब रिश्तेदार यहीं हैं, सभी दोस्त यहीं हैं जो साथ पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे यहाँ की क्या क्या हमारे यहाँ रीति रिवाज है, हम्म, किस तरह का हमारे को चाहिए, कैसा कैसे डेवलपमेंट है। हम्म, तो जैसे कि ये प्रेस है, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर ले, हम्म, तो अगर हम केंद्र के साथ मिलके उठाए तो हमारे यहाँ बहुत से लोकल बच्चे जो है, जो यूथ हमारा एडजस्ट हो सकते हैं यहाँ पर। अभी एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आ रही है, तो मुझे अभी पता लगा कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बननी थी, लेकिन उसका कुछ जो पार्ट है वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया करनाल। करनाल शिफ्ट हो गया। तो ये बड़ा मतलब कि गलत है कि अगर आप ऐसा एक नीलोखेड़ी के लिए जो पास हुआ है एक, वो किसी के भी प्रयास से हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अब उसको आप डेवलप कीजिए। आप ऐसे कैसे मतलब उसको माइग्रेट कर सकते हैं? तो इसमें नाकामी किसकी मानते हैं आप? देखिए इसमें नाकामी सरकार की या एमएलए की, सांसद की, इसमें किसकी तो ये है ना मानते हैं? जी, इसमें तो सरकार की नाकामयाबी है। और इसमें जो हमारे सांसद महोदय जी, उनका तो क्षेत्र पड़ता है, लोकसभा क्षेत्र करनाल भी उनका ही है और ये नीलोखेड़ी भी है। तो हमारे जनप्रतिनिधि की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको मुद्दा बनाए, इसको जाने ना दे बिल्कुल किसी को भी। अच्छा, एक वैद साहब, नीलोखेड़ी और तरावड़ी के बीच की मेरे ख्याल डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल शायद 2-3 किलोमीटर के नियर अबाउट पे ही है, शायद इससे भी कम होगा। आज तक किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने जो सत्ता में आया, एमएलए बना या एमपी बना, वो कभी इसने ये प्रयास नहीं किया कि किस तरह तरावड़ी और नीलोखेड़ी के जो बीच एक गैप है उसको कम करके वहाँ कोई बसा दिया जाए, ताकि यहाँ एक पूरा एरिया हो जाए। इससे नीलोखेड़ी को भी लाभ हो, तरावड़ी को भी लाभ हो। इवन देन यहाँ से एक सड़क निकाली जा सकती है, ये जो रेलवे स्टेशन के साथ साथ जो पुल को मिलाती है। इस तरह की योजनाएं क्यों नहीं बन पाती? आपके मन में है कि कोई नई योजना है आपके मन में? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज का जो युग है वो ग्लोबलाइजेशन का युग है। जब आप यूरोप जाइए तो यूरोप में पूरा यूरोप एक जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 29 कंट्रियाँ जो शेंगन में आती है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आपको पता नहीं लगे कि आप कब यूरोप में खड़े हैं। आप रेस्टोरेंट यूरोप में अलग कंट्री में खाना खा रहे हैं और हाथ आप दूसरी कंट्री में धो रहे हैं। तो ये तो हमारा क्षेत्र है, एक ही हल्का है। तो मैं मास्टर प्लान ने देखने में डीटीपी साहब से इसका मास्टर प्लान देखता हूँ एक बार, और मास्टर प्लान देखने के बाद आजकल तो हमारे है ना, जैसे आप दिल्ली में देखिए, आप आउटर रिंग रोड है, इनर रिंग रोड है। तो एक ऐसा आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड की तरह ही हम अगर बनाए जिसमें कि पूरा ये अपना तरावड़ी और नीलोखेड़ी आ जाए, एक ऐसा आउटर रिंग रोड बन सकता है। बन सकता है। अच्छा, एक राजेश साहब, मेरा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आज देश की जो जनता है, हरियाणा की लगा लो, जो पंजाब की, जो पूरे देश की जी, पेट्रोल 100 पार, सरसों का तेल 170-80 पार, डीजल 90 पार, यानी कि रिफाइंड पार, टमाटर आलू ये 30-40 पार। इतनी महंगाई है, आप विरोध क्यों नहीं करते? देखिए आज आम आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है। राजेश साहब, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन आपको मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया को भी इसमें आगे आना चाहिए, लोगों की आवाज़ बने। मीडिया तो याद दिला रहा है राजेश जी। जी, देखिए आपको मैं बता दूं कि अब इन्होंने क्या बचाव किया अपना, बीजेपी ने बचाव किया है कि भाई हमको कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें जरूरी है, विश्व गुरु बनने के लिए जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी कंट्री का जी वर्ल्ड में क्या स्टेटस है, वो कैसे काउंट होता है जी। उसके लिए 2 पैमाने हैं, 2 पैरामीटर है। एक आपकी वैल्यू ऑफ पासपोर्ट और दूसरा वैल्यू ऑफ करेंसी। या तो आपके पासपोर्ट से पता लगता है और या आपकी करेंसी क्या कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के राज में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय कनेडियन डॉलर की वैल्यू थी 48 रुपीज़, आज 64 है। उस समय पौंड की वैल्यू थी 82, आज 106 है, 106 रुपये है। तो कितना गिरा है रुपया, अमेरिकन डॉलर कहाँ पहुँच गया है। तेल की कीमतें जो बढ़ी है, मनमोहन जी के टाइम में जो डॉलर अपना जो क्रूड ऑयल था वो 100 से ऊपर था, लेकिन उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए। अब मोदी सरकार में क्रूड ऑयल चला गया 30 रुपीज़, तभी दाम बढ़ते जा रहे हैं। पैसे कहाँ जा रहे हैं राजेश जी? पैसे देखिए, अभी तो ये जो सरकार है ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। आपने जो कोविड का जो ये फंड था उसको बताया नहीं आपने, उसका ऑडिट नहीं होता ना, बता पा रहे हैं आपकी कहाँ खर्च कर रहे हैं। जनता का पैसा है, जनता को जानने का अधिकार है। अभी आप देखिए श्री राम जन्मभूमि है, जनता का पैसा है, ठीक है। अभी 5 मिनट पहले जमीन खरीदते हैं 2 करोड़ में और 5 मिनट बाद 18 करोड़ की बेच देते हैं। तो ये पैसा तो जनता का है ना जी, जनता ने दिया श्री राम जी के मंदिर के लिए।
तो उसका ऑडिट होना चाहिए, उसके लिए एक चेकिंग होनी चाहिए, उसका चेक करना चाहिए सीबीआईसी में कैसे पैसे खर्च रहे आप ऐसे। अच्छा वैद जी, आपकी नज़र में ये जो बीजेपी की प्रदेश सरकार है, मनोहर सरकार, ये आपकी क्या मानते हैं आप, मुख्यमंत्री सही काम कर रहे हैं या कैसे? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो है भोले व्यक्ति है हम्म, और उनको प्रदेश चलाने का इतना अनुभव नहीं है। हम्म, अब आप देखिए कि एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, हम्म, कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। हम्म, और अब जो डिप्टी सीएम है वो कुछ कहते हैं हम्म, और मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं। हम्म। अच्छा एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, अभी चौटाला साहब जेल से बाहर आके सजा उनकी पूरी हो गई और अब सुना है राजनीतिक धरातल पे उथल पुथल करने वाले हैं। क्या मानते हैं कि अ, इनेलो इसमें बेहतर रहेगी या जजपा जो अब सत्ता में भागीदार है वो कुछ कर पाएगी, वो बढ़ेगी? देखिए, प्रदेश की जनता ने हम्म, ये जो वो इनेलो को तो वो पहले ही नकार चुके थे। हम्म, अब जो यूथ था हमारा, कुछ लोगों को विश्वास था कि जेजेपी बेहतर करेगी। हम्म, जेजेपी और इनेलो हम्म, अब अगर दोनों मिलकर भी चुनाव लड़े ना, हम्म, तो मुझे लगता है ना कि इनकी 1-2 सीट आ पाएगी। हम्म। तो क्या कांग्रेस बढ़ेगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस बढ़ेगी हम्म, और लोगों को लगता है कि कांग्रेस ही एक मात्र विकल्प बन सकता है। हम्म। कांग्रेस में किसको बेहतर आप नेता मानते हैं हरियाणा में? देखिए, कांग्रेस में हमारे जो हुड्डा साहब है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने बेहतर काम किया है। 10 सालों में अच्छा काम किया है, अच्छे से शासन चलाया है, हम्म, 36 बरादरी के लोगों को साथ लेकर चले हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर उनको कमान दी जानी चाहिए। लगता है अगर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कमान आती है तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर बनेगी। ये थे प्रोफेसर राजेश वैद, सेंटर की भी बात की बीजेपी सरकार, और ख़ास तौर पे इन्होंने सांसद संजय भाटिया पर प्रहार किया कि ये जो जो योजनाएं जो बंद पड़ी हैं उसका वो काम जो है सांसद को करना चाहिए था, और उन जनप्रतिनिधियों को इन्होंने एक जानकारी दी कि उसका करेंसी का पैमाना क्या होता है। लगता है प्रोफेसर राजेश वैद जी काफ़ी एजुकेटेड है और उनको पता है कि हमारे देश की करेंसी को किस तरह आंका जाना चाहिए और जनता को हिसाब देना चाहिए। मोदी सरकार पर भी उन्होंने प्रहार किया है। अगली बार हम मुलाकात करेंगे दूसरे किसी अन्य पॉलिटिकल लीडर से, और इनसे भी बारी बारी से सवाल जवाब पूछते रहेंगे। कैमरामैन पवन वर्मा के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर, नीलोखेड़ी।